हमने फिर आवाज नहीं आ रही मेरी। सर आवाज आ रही है आपकी।
अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। और डाटा क्या है हमारे पास? कोई मैथमेटिकल, कोई नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, जिस तरह हमने सर मेरा बात एक की थी। क्वेश्चन है। सर मेरा एक जी क्वेश्चन जी। है। जी जी। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो बुक आपने अभी स्क्रीन जो आप शेयर कर रहे हैं, मेरे पास भी जी यही जी। वाली बुक रखी हुई है और चैप्टर 11 ही मैंने खोला हुआ है। तो ये मेरे हम्म। पास एडिशन जो ये 2013 की है। तो अच्छा अच्छा। मतलब सारी चीज़ें मतलब सेम ही है, मगर बहुत सी चीज़ें कुछ जो है ना डिफरेंट भी हैं। तो आप ये अच्छा बता अच्छा। सकते हैं कि आपके पास एडिशन कौन सी है? मेरे पास तो लेटेस्ट एडिशन ही है इसका। आप इस तरह तो कर सर लें। मेरे पास आपका 2013 है, काफ़ी। कोई इशू तो नहीं होगा? हाँ। नहीं नहीं, इशू कोई नहीं होगा। आप सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करें। आप सिर्फ कंसेप्ट पे ठीक फोकस है। करें। अभी हमारा जो है ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि मैंने सिर्फ समझाना ये है आपको कि स्टैट का मकसद क्या है, क्यों हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव ठीक है। क्या है। तो आप सिर्फ ठीक डेफिनेशन, आज कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं कराने मैंने, अभी तो हम सिर्फ ठीक अर्ली है सर, स्टेज पे ठीक हैं। है। This is- ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा। थैंक यू जी। अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं नंबर्स को डील कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी हमने न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कैसे डील करना है, डाटा कितना कलेक्ट करना है। उसके बाद डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमने जो है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको फिर एनालिसिस कैसे करना है, और एंड में हमने इंटरप्रेट और डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। इस सब्जेक्ट का ये मकसद है और बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रिसर्च में बहुत यूज हो रहा है। स्टेटिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है कि सारी रिसर्च इसके ऊपर बेस कर रही है। हमारी जो रिसर्च है ना, वो इस पे बेस कर रही है। इसमें दो तरह की टाइप्स हैं, इसकी टू वेरी ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, वो डिस्क्राइब कर रही है नंबर्स अबाउट सिचुएशन इन द प्रेजेंट और द पास्ट, के नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रही है कि हाइट हो सकती है स्टूडेंट्स की, वेट हो सकता है, पाकिस्तान का टेम्परेचर क्या था लास्ट 3 क्वार्टर्स में। ठीक है, वो भी टेम्परेचर भी नंबर्स में ही होगा। या प्रोडक्शन कितनी हुई है, कोई शुगर मिल की अगर किसी की ले लेते हैं हम, उसकी प्रोडक्शन कितनी हुई है पिछले 10 सालों में, ये भी एक स्टेटिस्टिकल फिगर हो जाएगी जो नंबर्स में होगी। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स जो होती है वो डिस्क्राइबिंग कर रही होती है नंबर्स को, अबाउट सिचुएशन को, जो प्रेजेंट भी हो सकती है और पास्ट की भी हो सकती है। ठीक है, प्रेजेंट हो सकती है, पास्ट हो सकती है, लेकिन फ्यूचर की बात उसने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में नहीं की। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इन्फर्शनल स्टेटिस्टिक्स। इन्फर्शनल स्टेटिस्टिक्स क्या है? वह ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑब्जर्व नंबर टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द डाटा इज कलेक्टेड एंड अबाउट फ्यूचर ट्रेंड। जो फ्यूचर की चीज़ें होती हैं वो हमारी इन्फर्शनल स्टेटिस्टिक्स में आ जाती हैं। यानी हम लोग पॉपुलेशन को चेक कर रहे होते हैं सैंपल की बेस के ऊपर। सैंपल एक पार्ट होता है पॉपुलेशन का, उसके ऊपर हम कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं। देखें, जितना पॉपुलेशन का वर्ड जो है इधर यूज किया हुआ है इसने, तो मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉपुलेशन जो है ना, स्टेटिस्टिक्स में बहुत ब्रॉड वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन बींग्स हैं, इसमें तमाम किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। पॉपुलेशन लिविंग चीज़ों, लिविंग थिंग्स की भी आ जाती है और नॉन लिविंग थिंग्स दैट आल्सो इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। जिस तरह रोड्स की पॉपुलेशन हो सकती है, वाटरमेलन की पॉपुलेशन हो सकती है, चेयर्स की पॉपुलेशन हो सकती है, मोबाइल्स की पॉपुलेशन हो सकती है। यानी पॉपुलेशन का मतलब ये है अबंडेंट ऑफ समथिंग। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेशनें आगे यूज होंगी। पहला लेक्चर में जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताया, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताया। ठीक है, तो मैं पॉपुलेशन के बारे में बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ आबादी नहीं लेना यहाँ पे। हर वो चीज़ जो कसरत में होगी वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन लैपटॉप की भी हो सकती है। ठीक है, कसरत में होना किसी चीज़ का ना, उसको हम लोग उनके पॉपुलेशन और सैंपल का लिंक, जहाँ पे पॉपुलेशन पे बात होगी वहाँ पे सैंपल पे भी बात होगी। क्योंकि सैंपल जो होता है वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। इस तरह आपके पास 100 kg एक बैग है राइस का, तो आप उस पूरे राइस को पका के चेक नहीं कर सकते क्योंकि इस पर टाइम भी वेस्टेज है और पैसे की भी वेस्टेज है। और हमने इन दोनों चीज़ों को बचाना है एज ए बिजनेस स्टूडेंट हो गए। रिसोर्सेज जो है वो भी आपका एक एसेट ही होता है। तो आपने उसमें एक सैंपल, यानी 1 गिलास पकाकर आपको चेक कर लेंगे, वो जो 1 गिलास होगा वो सैंपल होगा। एक सैंपल जो होता है वो पूरे पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है ना, 100 kg अगर राइस एक बैग में पड़े हुए हैं,
तो आप उसका एक ग्लास पका के चेक करोगे इसका, तो वो सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या होगी, कोई कोई भी चीज जो कसरत में हो, अबंडेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जो चीज कसरत में होगी, काफी तादाद में होगी, वो चीज आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। समझ आ रही है जी? किसी को समझ नहीं आ रही तो बताएं मुझे। तो हम लोगों ने जो फ्यूचर के ऊपर ट्रेंड्स निकालने हैं, फ्यूचर पे कंक्लूजन निकालने हैं, वो हम इस ब्रांच में, इम्पर्शियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि सैंपल की बेस के ऊपर हम लोग पॉपुलेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं। पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, हम एक एक एलिमेंट को चेक नहीं कर सकते। पॉपुलेशन एप्पल्स की भी हो सकती है कि आपके पास 100 टन एप्पल्स पड़े हुए हैं, आप उसमें से सैंपल उठा लेते हो 10 kg का, 5 kg का, उसको टेस्ट करते हो कि इनका टेस्ट कैसा है, ये जूसी हैं कि नहीं, डिलीशियस हैं कि नहीं, इनमें रस है कि नहीं, क्वालिटी चेक कर लेते हो। तो ये चीज़ें जो है ना, पॉपुलेशन और सैंपल की जो चीज़ें हैं, फ्यूचर से रिलेटेड ट्रेंड्स हैं, यानी हम फ्यूचर की सेल्स को फोरकास्ट कर रहे हैं या फ्यूचर के प्रॉफिट्स को फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फ्यूचर के रिस्क को हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें इस डेफिनेशन में आएंगी। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जी? यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको समझ आ रही है सारी, ठीक है। आप बेहतर है कि रिस्पॉन्स ज़रूर दें, फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहें, ताकि इससे मुझे हेल्प मिलेगी कि आपको कितनी समझ आ रही है। और जो भी क्वेरी है वो फ़ौरन एट दी स्पॉट करें ताकि आपका मसला हल किया जाए, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? डाटा एक्सक्यूज इज मी ए टर्म। जी जी। सर, ये सैंपल जरा आप दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा? हाँ जी जी। सैंपल जो होता है ना, ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है, जो एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब पॉपुलेशन तो मैंने कह दिया कि कोई लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ आबादी नहीं है स्टैट में। स्टैट एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन वाटरमेलन की भी हो सकती है, मेलन की भी हो सकती है, एप्पल्स की भी हो सकती है। उसमें आपने एक सैंपल, एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन को टेस्ट करोगे आप। तो पॉपुलेशन को टेस्ट करने की बेस के ऊपर आप जो सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन को आप टेस्ट करोगे। तो एक सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को ट्रू रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर पॉपुलेशन में सब चीज़ें अच्छी हैं तो सैंपल उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर कोई पॉपुलेशन में कोई फॉल्ट है, कोई, तो वो सैंपल उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, ट्रू रिफ्लेक्ट कर रहा हो पॉपुलेशन को। तो सैंपल जो है इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि सैंपल जो है वो छोटा सा लिया जाएगा हम, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को हम चेक नहीं कर सकते। अगर आप, जिस तरह मैंने भी बताया था आपको, एक बैग है जी 100 kg का राइस का है, हम उसको पूरा पका के नहीं चेक करेंगे, तो वो हमें खरीदेंगे, पका के चेक करेंगे। हम पहले 1 kg को पका कर उसको चेक कर लेंगे कि इसका जो है टेस्ट कैसा है, ये पकने में ये कैसा है, ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है। इसमें हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अब हमारे पास डाटा क्या है? डाटा इज अ टर्म दैट रेफर टू फैक्ट्स एंड फिगर। जो है, जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर है, वो डाटा है। डाटा जो है इट मस्ट बी टर्न इनटू इंफॉर्मेशन में, ये इंफॉर्मेशन में भी टर्न हो जाता है। जिस तरह आपको पता है कि डाटा किस तरह का होता है, जिस तरह की आप जो मुझसे इंफॉर्मेशन मैं आपसे ले रहा हूँ कि आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, ठीक है जी, आज टेम्परेचर क्या है, ये सारा डाटा है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। And information is derived from facts that have been processed, structure and analysis। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, अगर हम डाटा को प्रोसेस बना दें तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। यानी हमने डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा से जब हम रिजल्ट या आउटकम कोई लेंगे, वो हमारे पास जो प्रोसेस होगा डाटा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है, इंफॉर्मेशन इज ड्राइव फ्रॉम फैक्ट दैट हैव बीन प्रोसेस। जब भी डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो इसमें आपसे पेपर में क्या एमसीक्यूज पूछ सकता है वो, आप बता सकते हैं कोई कि इसमें से जितना पढ़ा है अभी हमने, इसमें से क्या पूछेगा वो एमसीक्यू? एक स्टेटमेंट दे देगा वो, अगर आपको देता है सपोज लिख के, तो वो ये पूछ लेगा कि ये जो टर्म है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ रही है या इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ रही है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जब आपकी इंफॉर्मेशन जो होगी प्रेजेंट और पास्ट से रिलेट होगी, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगी।
और अगर आपकी वो इंफॉर्मेशन जो है आपकी आ रही है फ्यूचर से रिलेटेड आ रही है या सैंपल से रिलेटेड है, ठीक है, फ्यूचर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, तो वो आपकी इन्फर्शनल स्टेटिस्टिक्स पे होगी, ना कि वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पे होगी। और स्टेटिस्टिक्स है क्या? आपके पास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। जिस तरह आपके आई का कलर है वो न्यूमेरिकल नहीं हो सकता, आई कलर, या बालों का जो रंग है वो न्यूमेरिकल नहीं हो सकता, ठीक है, या ब्लैक होंगे या वाइट होंगे या ब्राउन होंगे, तो उसको नंबर्स में नहीं हम शो कर सकते, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं होगी हमारे पास। कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग कि ब्लैक के लिए हम 0 शो कर दें और वाइट के लिए हम 1 कर दें, या ब्लैक के लिए 1 कर दें, वाइट के लिए 0 शो कर दें, लेकिन हम लोग ओरिजिनल तौर पे ये एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास, ठीक है। डाटा क्या था? डाटा के बारे में जो आपको पता चला है कि डाटा इज अ टर्म, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, उसी इंफॉर्मेशन को जब हम प्रोसेसिंग में लाते हैं तो वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि क्वालिटीज क्या है कि गुड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी इंफॉर्मेशन का दौर है, वो कंप्लीट हो, वो रेलिवेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, टाइम पे इंफॉर्मेशन मिले। अब इंफॉर्मेशन में अगर देखी जाए तो प्रोडक्शन वालों को भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि हमें कितनी आगे सेल हो रही है, तो हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, कंपनीज में डिसीजन लिए जाते हैं जब, ठीक है। आगे कितनी फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है बिजनेस में कि हमारा कैपिटल और प्रॉफिट और मैक्सिमाइज हो जाए, तो हमें जो इंफॉर्मेशन की हर जगह ज़रूरत है, और इंफॉर्मेशन हमारे पास डिटेल्ड है कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो अंडरस्टैंडेबल है, जिस तरह आपको भी इंफॉर्मेशन ही मिल रही है, स्टेटिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, क्लियर हो रहा है आपको कि क्या कहने चाहिए, समझ आ रही है आपको चीज़ों की, यस सर। कम्युनिकेटेड बाय प्रॉपर चैनल टू द राइट पर्सन, कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस मैनेजर के पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्शन मैनेजर के पास जो है वो प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। रेलिवेंट का मतलब यही है कि हर बंदे के पास के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एचआर के पास एचआर की इंफॉर्मेशन होती है, तो यानी ये इसका कह रहा है कि इंफॉर्मेशन के लिए रेलिवेंट, सिग्निफिकेंट, कंप्लीट, टाइमली और उसको डिटेल्ड होना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो अंडरस्टैंडेबल हो, कि इंफॉर्मेशन हमारे पास समझ भी आए कि हमारे से रेलिवेंट भी है और हमें समझ भी आ रही है, और जो चैनल है जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी जो कम्युनिकेटेड किया जा रहा है और अप्रोप्रिएट हो, इस चैनल के जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो चैनल जो है इतना एफिशिएंट हो कि हमें राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये चीज़ें जो है, उनके स्टैटिस्टिक्स जो है वो असल में इंफॉर्मेशन का उसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, रिसर्च का उसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो इस चीज़ों के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए ज़्यादा भी हो गया कि डाटा हैंडलिंग जो है वो सारी स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए ही अप्लाई की जाती है। इस तरह है, लॉट ऑफ वर्क इंस्टेड इन्वॉल्व कलेक्टिंग एनालिसिस डाटा, डाटा को किस तरह कलेक्ट करना है। डाटा जो है, जो आप जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हो उसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, प्राइमरी डाटा भी कहते हैं। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे डाटा का। आपको उसके डाटा के बाद जो हम चीज़ बताने जा रहे हैं वो है वेरिएबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसको ये टर्म समझ आएगी इसको आगे लेक्चर समझ आएंगे, क्योंकि मैथ और स्टैट जो है ना इंटरलिंक्ड है। एक लेक्चर भी मिस हो गया ना आपको, फिर आपको पिछला लेक्चर जो है, तो अगर मिस हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए चीज़ों को आपने फिंगर टिप पे रखना है, डेफिनेशन को सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है, कोई रटा नहीं लगाना किसी डेफिनेशन को। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, उसने सिर्फ कंसेप्ट देखना है। अब आ जाते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल characteristics of that assume different value of different entities। वेरिएबल सबसे पहले तो देखें वर्ड निकला कहाँ से है। ये वेरिएबल का मतलब है कि जो वेरिएशन से निकला है, वेरिएशन फैमिली का ही वर्ड है जो वेरिएबल है। वेरी करते हैं, वेरिएबल चीज़ें वेरी हो रही हैं, यानी वेरिएबल वो चीज़ें जिसमें चेंज आए। वेरी का मतलब ही चेंज होता है। तो आपकी हाइट में चेंज आ रही है, आपके वेट में चेंज आ रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सेल्स कंपनी की चेंज हो रही है, प्रोडक्शन चेंज हो रही है, वो सारे वेरिएबल हैं। A characteristic that assume different values of different entities, as entity is an observation and made about person, place and thing। यानी एक ऐसी चीज जो डिफरेंट चीजें अज्यूम कर रही है, यानी आपकी हाइट वक्त के साथ साथ चेंज होती जा रही है, आपका वेट चेंज हो रहा है, चाइल्डहुड में क्या था, टीन एज में क्या है, ठीक है, मेच्योरिटी स्टेज जब होगी फिर आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं।
कंपनी की प्रोडक्शन चेंज हो जाती है, तो हर वो चीज़ जिसमें चेंज है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल को वेरी से याद रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। डिफरेंट वैल्यू द वेरिएबल ऑब्जर्व, तो आपकी वेरिएबल का जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि वेरिएबल वो चीज़ है जिसमें वेरिएशन आए, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है लास्ट 5 मंथ्स का, वो भी वेरिएबल ही है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, हमारा कंजम्पशन पैटर्न हो सकता है, हमारी कंपनी की सेल्स हो सकती हैं जो पिछले 10 वीक्स में हुई हैं सेल्स, तो वो भी वेरिएबल है, ठीक है जी। तो वेरिएबल तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, समझ आ रही है चीज़ों की? यस सर, समझ आ रही है। ये छोटी छोटी डेफिनेशनें हैं जो आपको यस सर, थोड़ी थोड़ी आ रही। थोड़ी तो नहीं, पूरी आनी चाहिए समझ, ठीक है। अगर थोड़ी आ रही है तो फिर आप पूछ सकते हो सवाल। सॉरी सर, मैं लेक्चर में थोड़ा सा लेट एंटर हुआ हूँ, मेरे थोड़े से इशू आ रहे थे, नेट प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट आ गया। अच्छा जी, वेरिएबल तो अब आपको नहीं बोलना चाहिए, डाटा नहीं बोलना चाहिए आपको, सैंपल नहीं बोलना चाहिए, पॉपुलेशन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको अपनी, ठीक है, ये चीज़ें आपने अपनी फिंगर टिप पर रखनी है चीज़ें। आगे ना डेड इसकी टाइप आ जाती है, अगर देखा जाए डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल है। अब आ रहा है जी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। ये क्वांटिटेटिव मेथड भी क्या क्यों कहा गया है सब्जेक्ट को क्वांटिटेटिव मेथड, इसलिए कहा गया कि ये नंबर्स की गेम है, इसमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, थ्योरी तो नहीं है इसमें ज़्यादा, थ्योरी सिर्फ कंसेप्ट के लिए है स्टैट में या मैथ में, ज़्यादा न्यूमेरिकल से खेलना है, नंबर से आप लोगों ने खेलना है कि किस तरह आप उसको नंबर से रिजल्ट कैसे आएंगे, ग्राफ कैसे बनाओगे, डिसीजन कैसे लोगे, कंक्लूजन कैसे करोगे, ठीक है। अब देखते हैं आपको कितना टाइम लगता है अपने ऑफिस जाने में, ये भी एक न्यूमेरिकल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल आ गया। जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगी। हाइट ऑफ अडल्ट स्टूडेंट इन स्कूल में अडल्ट स्टूडेंट की हाइट कितनी है वो भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। इवन के आपके शू का साइज कितना है वो भी आपका न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ कस्टमर एंटरिंग कितने हो रहे हैं ग्रोसरी स्टोर में या किसी भी स्टोर में या एक हॉस्पिटल में, आफ्टर 1 आवर या आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स, तो वो चीज़ें जो हमें नंबर्स में इंफॉर्मेशन देंगी वो सारी क्या होंगी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगी, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है जी नंबर ऑफ रिजेक्ट इन ए प्रोडक्शन रन, कोई प्रोडक्शन हमने हमने रिजेक्ट कर दी है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कोई फ्लॉ आ गया तो वो भी हमारा क्या होगा, क्या होगा, वो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, क्योंकि नंबर्स में जो मेजर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वांटिटेटिव वेरिएबल के जो है नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटी है। क्वालिटी हमेशा एट्रीब्यूट्स होती है, क्वालिटी वेरिएबल को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, आई कलर है, बालों का आई कलर है, आंखों का जो कलर है वो ब्लैक है, ब्राउन है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह उसको मेजर कर सकते हैं, आई कलर है। फेवरेट फूड है, ठीक है, एक बंदा रिच है या पुअर है, हम उसको ये नहीं मेजर कर सकते कितना रिच है। नंबर में जो चीज़ें मेजर नहीं होंगी वो क्वालिटेटिव वेरिएबल होंगी। जिस तरह आपके स्किन कलर है, ठीक है, ब्लैक है, वाइट है, ठीक है, नॉर्मल है, तो वो चीज़ें हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगी। जिस तरह आपका फेवरेट फूड होगी, ठीक है, या जिसका आंसर यस और नो में हो वो भी आपके पास क्या होगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगे। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? सर ये दोबारा समझाना, क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटी वेरिएबल वो होते हैं, क्वालिटी से याद रखना है जिसमें कोई क्वालिटी हो, रिच है या पुअर है, जिसको हम नंबर्स में नहीं लिख सकते। आपकी हाइट तो मैं नंबर में लिख लूंगा तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपका आई कलर है वो मैं नहीं लिख सकता, आपको नंबर नहीं दे सकता कोई, ठीक है। इन चीज़ों को मैं नंबर में नहीं लिख सकता ना, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल होंगे, रिच है, पुअर है, आई कलर है, हेयर कलर है, ठीक है। तो फिर हम उसको क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। फिर अब समझना है इन चीज़ों को, कंसेप्ट क्लियर रखना है अपना कि आप किसी को समझा भी सकें।
ठीक है, या डिस्कस कर सकें स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में या दूसरे से कोई चीज़ डेफिनेशन डिस्कस कर सकेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी स्टडी होगी। उनकी नॉलेज ऐसी चीज़ है जो फैलाने से और बढ़ता है, एनहांस होता है। तो इसमें आपके पास ये आ जाता है आई कलर, फेवरेट फूड वगैरह, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल होंगे। ठीक है जी। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल की दो टाइप्स हैं आगे। एक है डिस्क्रीट वेरिएबल और those that can only take on certain and separate value. डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं, discrete variable वो होंगे only take on certain and separate value. The measurement of such variable increase in jump with gap between possible value. Example include के number of discrete variable को आपने समझना कैसे है, इसको कोई रटा नहीं लगाना, याद नहीं करना इसको। डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन याद करना शुरू कर दो। आप ये हो कि डिस्क्रीट वेरिएबल को समझा सको कि ये क्या होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। डिस्क्रीट वेरिएबल कभी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, चलेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होते, ये डेसिमल में नहीं होते, ये होल नंबर में होंगे। अब होल नंबर क्या होते हैं जी, बताएगा कौन मुझे? मैथ आप लोगों को आता है तो होल नंबर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? सर 0 to 100 और सो ऑन जितने भी हैं वो होल नंबर होते हैं। हाँ, होल नंबर है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल होल नंबर्स को शो करता है, यानी नंबर ऑफ अटेंडेंस कितनी है टू ए वेब ब्रॉडकास्ट में, या आज मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो ये डिस्क्रीट डाटा है। ठीक है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। 40.5 नहीं हो सकता, 3/4 नहीं हो सकता, ना डेसिमल में होगा ना फ्रैक्शन में होगा, होल नंबर में होगा। ठीक है, समझ आ रही बात की? यानी पॉइंट्स में नहीं होगा, सिंपल कहने की बात है। 3.5 नहीं हो सकता डिस्क्रीट डाटा। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डेट कैन ओनली टेक ऑन सर्टेन एंड सेपरेट वैल्यू। सर्टेन एंड सेपरेट वैल्यू का मतलब ये है, सर्टेन एंड सेपरेट वैल्यू का मतलब ये कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगा वो, ठीक है, और डेसिमल में नहीं होगा। फ्रैक्शन का मतलब 3/4 में नहीं होगा और 0.75 में नहीं होगा। 19 क्या है, डिस्क्रीट नंबर है जी, 19 डिस्क्रीट नंबर है। ठीक है जी। अगर एक बंदा है, उसकी हाइट 6 फीट है, एग्जैक्ट 6 फीट है, तो फिर हम कहेंगे कि वो डिस्क्रीट है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि प्रोडक्शन में 320 यूनिट्स खराब हो गए हैं, तो ये डिस्क्रीट है, जो फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब क्लास में कुछ बच्चे एब्सेंट हैं आज, तो वो क्या होंगे, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट ही होंगे ना। ये तो नहीं होगा कि 4.5 स्टूडेंट एब्सेंट है। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ सच वेरिएबल इंक्रीज इन जंप विद गैप बिटवीन पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि इसमें इंक्रीज इन जंप्स होंगे विद गैप के साथ, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स में नहीं होंगे। ठीक है जी। इसी तरह कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, कैन टेक एनी वैल्यू विद इन गिवन रेंज। ठीक है, फिजिकल डिमेंशन लाइक हाइट एंड वेट, इसमें पॉइंट्स में आ सकते हैं। इसका ऑपोजिट है, डिस्क्रीट का ऑपोजिट है जी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का ऑपोजिट हम कह सकते हैं डिस्क्रीट को। क्योंकि कंटिन्यूस में क्या होगा हमारे पास, ये पॉइंट्स में हो सकती हैं। यानी आपने 3.5 kg एप्पल खरीदे हैं, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, पॉइंट्स में आ गई हैं फिगर। जब पॉइंट्स में आ जाएंगी तो वो हमारे पास जो कि इंफॉर्मेशन होगी वो कंटिन्यूस वेरिएबल की होगी। तो ये याद रखना आपने कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक है कंटिन्यूस वेरिएबल। और कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जिसमें पॉइंट्स आ सकते हैं, यानी टेम्परेचर है आपका, आपका वेट है जी 80.25 पॉइंट्स में आ गया, टेम्परेचर आ गया। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास 1.5 kg, ये किस में आएगा, डिस्क्रीट में या कंटिन्यूस में? हाँ जी, कौन बताएगा? सर कंटिन्यूस में है। कंटिन्यूस में आएगा। तो बस ये चीज़ें याद रखनी है आपने, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी हो रही है। कोई चीज़ आपका सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर बेसिक करेगी। तो कंटिन्यूस वेरिएबल वो होगा जो आपका पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आप। तो यहाँ तक आगे आगे हमारे पास कह रहा है जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। एक्सक्यूज मी सर। मुश्किल तो नहीं लग? जी जी। अच्छा सर, अपना जो डेटा कलेक्शन है सारी, उसका अल्टीमेट पर्पस तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही है, रिजल्ट्स निकालने। क्वांटिटेटिव में तो आप उनका तो एक पर्पस समझ आता है कि उसमें से उसको डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल करके आप इंफॉर्मेशन गैदर अपना रिजल्ट्स निकालेंगे।
क्वालिटेटिव का जी क्या इसका रोल है इसमें? क्वालिटेटिव में फिर ये होती है कि हम ना उनको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके ना जी, हम उसको फिर दैट्स व्हाई आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मुझे यही समझ आ रही थी कि इसको आप अल्टीमेटली एक से न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल कन्वर्ट फिगर्स कर में देते हैं। लाते हैं। हाँ, लाते हैं। हाँ जी, लाते हैं बिल्कुल ठीक ठीक है, है। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, प्राइमरी डाटा जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट हैंड है, कलेक्टिव सिग्निफिकेंटली फॉर इन्वेस्टिगेशन इन हैंड, यानी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है ना वो प्राइमरी है। आप एफसी कॉलेज में जाते हैं और आप वहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को कि किन बच्चों ने मैथ और स्टैट का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, तो ये आपके पास जो है आप उनके नाम लिख लेते हैं जी। ठीक है, उनके नाम लिखना शुरू कर देते हैं आप। तो ये जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हो रहा है ये प्राइमरी है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप कहीं से भी आपको जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा या रॉ डाटा। रॉ फॉर्म में होता है, आप लिख के जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और आप वहाँ पे देखते हैं कि जी हमारे पास कितने पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, शुगर के जो पेशेंट आ रहे हैं उनको एनरोल करना शुरू कर देते हैं, ये प्राइमरी डाटा। ठीक है, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिलेगी, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिलती है, उसको आप लिख लेते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो, वो प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब ही इनिशियल है, इनिशियल स्टेज रॉ डाटा जो आपने इकट्ठा किया है एक जगह से। इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी की है आपने वो सारी आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो होगा वो सेकंड स्टेप होगा प्राइमरी डाटा के साथ। इन्वेस्टिगेशन कलेक्टिवली प्रीवियसली फॉर सम अदर पर्पस, यानी जिसको हम सेकेंडरी डाटा को हम कह रहे थे कि पब्लिश किया गया स्टेटिस्टिक्स में कुछ डाटा आपने जो सेकेंडरी फॉर्म में है। ठीक है, रॉ डाटा जो होता है वो तो होता है रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग इंक्वायरी, जो मर्दनशुमारी साइंस होता है जो उधर से डाटा इकट्ठा करते हैं जी। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट भी डाटा इकट्ठा कर रही होती है वो रॉ डाटा होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। अब जब डाटे को हम लोग टेबल में बना लेते हैं, आगे हम सिखाएंगे टेबल कैसे बनते हैं, इस फॉर्म में बना लेते हैं कि हमारे लिए मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाए, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होगा, तो पब्लिश रिपोर्ट हो जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई आपने देखा होगा जो सेकेंडरी डाटा के एग्जांपल में पाई चार्ट, कोई ग्राफ देखा हुआ है, कोई टेबल देखा हुआ है, क्रिकेट के मैच हो रहे होते हैं ना उसमें विजुअल पिक्टोग्राम पिक्चर भी शो की जा रही होती है, वो सेकेंडरी डाटा होता है जिससे हम लोग बड़ी क्विक रिजल्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्राफ बना हो तो बड़ा इजीली इसको इंटरप्रेट कर लेंगे हम। ठीक है, या कोई टेबल बना हुआ है तो बड़ी इजीली इंटरप्रेट कर लेंगे। तो सेकेंडरी डाटा जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है, जो प्राइमरी डाटा से ही ड्राइव हुआ होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेकेंडरी डाटा है वो प्राइमरी डाटा से ही ड्राइव हुआ होता है, और जो सेकेंडरी डाटा है वो ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, टेबल्स के ऊपर होता है। ठीक है, कोई चार्ट हो सकता है, ठीक है, कोई ग्राफ हो सकता है, मोर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होती है। असल चीज़ ही यही है ना कि बिजनेस में हमें इंफॉर्मेशन तो चाहिए होती है, उसके ऊपर डिसीजन लेना होता है। और स्टैटिस्टिकल जो है सब्जेक्ट ये हमें बड़ा इंफॉर्मेटिव है, ये हमें नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसी तरह प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का कंसेप्ट क्लियर हुआ है कुछ? जी सर क्लियर और हो गया, मगर सेकेंडरी ये क्वालिटेटिव का थोड़ा सा बता दें, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव वो होगा जिस तरह आपकी कोई क्वालिटी है कि आप ऑनेस्ट हो। मैं नहीं मेजर कर सकता कि आप कितने ऑनेस्ट हो, मैं कहूँगा ऑनेस्ट हो या डिसऑनेस्ट हो। सर वो तो ठीक है, ठीक है, जैसे अभी आपने ये क्वांटिटेटिव की टाइप्स बताई हैं, दो टाइप्स हैं, तो जी। इसी तरह क्वालिटेटिव की कोई टाइप्स तो नहीं होती? नहीं नहीं, आगे फर्दर टाइप नहीं है। देखो ना, जिस जो नंबर्स में होगा उसको क्वांटिटेटिव में डाल दिया, जो नंबर्स में नहीं इंफॉर्मेशन उसको क्वालिटेटिव में डाल दिया, तो इन्फॉर्मेशन तो ठीक हर है लिहाज से सर, कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीट हो गई। ठीक है सर, थैंक यू, कलर, हाँ थैंक यू। हाँ, कलर जो है, अब कलर का क्या, कलर क्वालिटेटिव होता है, ब्लैक है, रेड कलर है। अब हम ये नहीं कह सकते कितना रेड है, हम कहेंगे रेड है या रेड नहीं है, येलो है या येलो नहीं है, तो ये क्वालिटी हो सकती है, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल में आएगा। इसी ठीक है सर, तरह थैंक हमने यू। हमने बात की थी पॉपुलेशन के ऊपर, कि पॉपुलेशन का जो वर्ड है वो, फिर मैं बता रहा हूँ, आबादी नहीं है, सिर्फ आबादी नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जो अबंडेंट में है। पॉपुलेशन डाटा रिजल्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग एवरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन।
ठीक है। जिस तरह पॉपुलेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, फर्नीचर, चेयर्स की पॉपुलेशन भी हो सकती है जी, कि हम देखते हैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो चेयर्स पड़ी हुई हैं वो कैसी हैं, ठीक है जी। 5,000 चेयर है, 10,000 चेयर है या 50,000 चेयर्स पड़ी हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हम उसका कोई 50 का 500 का सैंपल उठा के देखेंगे चेयर्स कैसी हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पॉपुलेशन होगी, ठीक है। हम पॉपुलेशन को देख के हम सैंपल को चूज करके पॉपुलेशन के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टाइम और दूसरा पैसा। हम अपना टाइम भी सेव करना चाहते हैं और पैसा भी ज़्यादा मिस यूज़ नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे होते हैं कि थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट हासिल कर लें, उसके लिए वो हमें सैंपल जो है, जो एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है, मैंने लार्ज पॉपुलेशन, जितना बड़ा सैंपल होगा उतने हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे, ठीक है। जितना छोटा सैंपल होगा उसके उतने हमारे रिजल्ट में क्लैरिटी नहीं हो सकती। अगर आप जितना सैंपल का साइज बढ़ा दोगे वो आपको मोर और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, आपको किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कि सैंपल क्या है, वेयर ए लार्ज पॉपुलेशन इन्वॉल्व ओनली ए सिलेक्शन इज चूजन बाय रैंडम सिलेक्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आप सैंपल का साइज बढ़ा लो ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके, आपका डिसीजन में कोई एम्बिग्यूटी ना हो। क्लैरिटी इस वक्त होगी जब आप सैंपल का साइज बढ़ा लोगे, और सैंपल का साइज इतना बड़ा होगा उतने आप कॉन्फिडेंस से अपने आंसरिंग कर रहे होगे अपने पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है जी। तो यहाँ पे सर जी जी सर कोई एक एग्जांपल दे दें सैंपल की, कोई एक या दो एग्जांपल दे दें ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है जी। आप अगर सब्जी फल फ्रूट लेने जाते हो मार्केट में, तो फ्रूट जो मैंगो पड़े हुए काफ़ी तादाद में पड़े हैं, 10 किलो पड़े हुए हैं, तो आप एक सैंपल उठा के देखते हो, उसको बाकी के साथ कंपेयर करते हो कि ये जो सैंपल है इसको पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपका तो आप फिर कोई चीज़ खरीदते हो, यानी आप डेली लाइफ में सैंपल को यूज़ कर रहे होते हो। जिस तरह आप किसी दुकान में जाते हो और कहते हो कि चावल खरीदने हैं, तो वो कहता है कितना, 10 किलो डाल दूँ, 20 किलो, तो आप पहले सैंपल लोगे, आप कहोगे मुझे ½ kg दें, मैं टेस्ट करके बताऊंगा। जहाँ पे टेस्ट आ गया ना, वहाँ पे मतलब सैंपलिंग शुरू हो गई। आप टेस्ट कर रहे हो उसको, सैंपल को आप ½ kg पकाओगे, उसके बाद आप बल्क में खरीदोगे, ठीक है ना। ये नहीं होगा, मैं खुद जाऊंगा तो मैं भी ये देखूंगा, पहले इसका टेस्ट चेक करूँ कि चावल कैसा है, तो ½ kg हम पका के देख लेते हैं। तो हम लोग असल में ½ kg जो ले रहे होते हैं वो सैंपल ले रहे होते हैं उसका, और फिर हम लोग एक बड़ा डिसीजन लेते हैं कि अब हमें 10 kg दे दें या 20 kg दे दें। तो सैंपल हम लोग डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम ग्रोसरी खरीद रहे होते हैं, हम चीज़ों को देख रहे होते हैं कि किस तरह हमने चीज़ों को परचेज करना है, तो सैंपल का जो है वो बड़ा रोल होता है सोसाइटी में भी, और गवर्नमेंट भी सैंपल बेस पे ही चीज़ों को देख के एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालती है। हाँ, ये हो सकता है कि सैंपल का साइज बड़ा कर दे ताकि और अच्छे रिजल्ट्स आ जाए, ठीक है। अब इसमें सर आजकल साइज बड़ा रैंडम, करने से, एक्सक्यूज मी सर, जी 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 सर साइज बड़ा करने से मुराद है कि तादाद बढ़ा दें। जी जी मुराद सैंपल का साइज बड़ा करने से मुराद तादाद है। जिस तरह मैंने चेयर्स की एग्जांपल दी थी अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की, आपने जी चेयर रखी थी 500, आप 500 की जगह 2000 कर दें तो आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी चेयर्स के बारे में। तो ये प्रैक्टिकली होता भी यही है कि डाटा कलेक्शन वाले लोग फिर सैंपल का साइज बड़ा कर करके देख रहे होते हैं कि हमारा सैंपल जो है वो ट्रू रिफ्लेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन को। ये ना हो कि सैंपल बहुत अच्छा हो और पॉपुलेशन जो है उसमें फैलाव हो, या पॉपुलेशन जो आपको मार्क ना हो, हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो, तो हम लोग रैंडम सिलेक्शन कर रहे होते हैं। रैंडम का मतलब अगर किसी को पता है तो बता दे, रैंडम क्योंकि ये वर्ड स्टैट में ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं बता देता हूँ कि आपने रैंडमली यही होता है कि अगर एक लोट है जिसपे 100 x पड़े हैं तो आप कोई एक उठा लें, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं है आपका, कोई एक चीज़ रैंडमली चूज़ कर लें बगैर सोचे समझे, बगैर किसी चीज़ को फोकस किए हुए, तो वो आपके पास रैंडम होगा। तो सैंपल आप रैंडम भी चूज़ कर लेते हैं, यानी आपने 3-4 जगहों से सैंपल इकट्ठा कर लिया, अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी थी, ठीक है, तो फिर आपने 3-4 जगह से उठा ली, तो वो रैंडम सिलेक्शन हो जाएगी, ताकि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें कि वो ट्रू पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं।
ट्रू पॉपुलेशन को तभी वो रिफ्लेक्ट करेगी कि अगर वो हम जो सैंपल है वो इतना लार्ज होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन की सही अक्कासी कर सके उसकी। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्लियर हो गया जी पॉपुलेशन और सैंपल में। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमेशा बड़ी होती है, ठीक है, और सैंपल एक उसका छोटा सा हिस्सा होता है। यानी एक सेट है तो सब सेट क्या होगा उसका, सब सेट कह सकते हैं, सैंपल को आप सब सेट भी कह सकते हैं। अगर एक सेट मैथ में पढ़ा हुआ है हमने तो सब सेट उसका एक हिस्सा होगा, इसको प्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, और वो हमने उसके ऊपर बिहाफ पे हमने डिसीजन लेना है कोई, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो है डाटा कलेक्शन के भी मेथड्स हैं कि हमने डाटा जो है वो कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें फिर कुछ लिमिटेशन भी हैं कि अगर हम पर्सनल क्वेश्चनरीज करेंगे तो सवाल कर सकते हैं हम लोग जिसमें लो रिस्पॉन्स है या रिस्पॉन्स बाइस है, कैन नॉट अमेंड, इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। पोस्टल क्वेश्चनरी जो हमारे से सवाल पूछ लेते हैं कोई फैमिली में, जिस तरह ये जो वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों की, कितने बच्चे हैं जो पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह पिलाए जाते हैं, तो ये भी इसमें सवाल किया जाता है कि 5 ईयर के जो बिलो बच्चे हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे। बाद लोग इसको सीरियस नहीं लेते, रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि डाटा कलेक्शन इसी में ही आ रही होती है ना कि ये सारी एनरोलमेंट होती है। इस तरह नेशनल सेंसस में भी ये पार्टिसिपेशन माइट बी लीगल रिक्वायरमेंट बट इट जनरेट ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा, लॉन्ग टाइम टू प्रोसेस। जितनी ज़्यादा बड़ी आबादी होगी उतने हमारे पास डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिले भी हो सकती है, ठीक है। हमारे पर्सनल इंटरव्यूज भी हो सकते हैं डाटा कलेक्शन में। ये सारे मेथड बताए गए, हमने डाटा कितना कलेक्ट करना है। इंटरव्यू करके भी कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चनरीज कर सकते हैं, कोई ब्रोशर कोई ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन लिखी हुई, उसको टिक क्रॉस करके हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जिसमें बाद दफ़ा रेस्पोंडेंट जो होता है वो रिफ्यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि बाद लोग एक बात है कि लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, तो हमें कई दफ़ा इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं भी मिलती, ठीक है ना। जिस तरह सैलरी के बारे में लोग नहीं बताना चाहते या एज के बारे में कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो वो चीज़ें फिर हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी मिलती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हों, ठीक है। ये ज़्यादा आसान है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगले को पता भी नहीं चल रहा कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस तरह लोग देखते हैं कि किस टाइम पे हमारी ग्रोसरी स्टोर पर रश होता है, डाटा कब ज़्यादा कलेक्ट किया जा सकता है, किस तरह इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। उसके और भी बहुत से टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इनडायरेक्ट वे से। क्वेश्चन पूछ के आपसे सवाल किया जाता है कि आपको, या मोटिवेट किया जाता है बातों में कि आप आंसर दे सकें। तो डाटा कलेक्शन के जो है ये मेथड लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसमें सिर्फ आपने इनको समझना ही है कि इंफॉर्मेशन टेलीफोनिक भी हो सकती है, पोस्टल के थ्रू भी हो सकती है, गवर्नमेंट की एजेंसी के थ्रू भी हो सकती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। ये इन चीज़ों के जरिए डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। सर्वे भी हो सकता है, जितना सर्वे करवा करती हैं, गवर्नमेंट भी सर्वे करता है, डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह सैम्पलिंग भी एक प्रोसीजर है। डाटा इज ऑफन कलेक्टेड बाय सैम्पलिंग पॉपुलेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग और सैंपल में फ़र्क है, ये याद रखना आपने। सैंपल और चीज़ है, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, और सैम्पलिंग क्या है? वो मेथड है जिसके ज़रिए आप सैंपल को चूज कर रहे हो। सैम्पलिंग क्या है? ऑफन कलेक्टेड बाय सैम्पलिंग पॉपुलेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, सैम्पलिंग वो मेथड है जिसके ज़रिए आप एक सैंपल को चूज कर रहे हो। जब आप सैंपल को चूज कर रहे हो, क्यों चूज कर रहे हो? अपने इसलिए चूज कर रहे हो कि आप पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रा कर सको, ठीक है ना। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है, हमने पहले बात की थी कि डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उसको हमने प्रोसेस करना है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, और वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिलायबल हो, रेलिवेंट हो, ठीक है, और टाइम पे इंफॉर्मेशन हो, ताकि हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकें, कुछ रिजल्ट हासिल कर सकें। तो वो चीज़ें जो होगी हमारे पास क्या होगी? सैम्पलिंग होगी। कि सैम्पलिंग क्या है? डाटा इज ऑफन कलेक्टेड बाय सैम्पलिंग अ पॉपुलेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन के बारे में जो हमने डिसीजन लेना है, वो हमारा डिसीजन कैसा होगा पॉपुलेशन के बारे में। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो अभी आपने एग्जांपल दी थी अभी थोड़ी देर पहले कि वो जो मैंगोज इतने सारे रखे हुए हैं और आपने एक उठा लिया, तो वो जो उठाने वाला जो प्रोसीजर है वो सैम्पलिंग कहलाता है ना?
रैंडमली बगैर सोचे समझे कोई चीज़ है तो उठा ली आपने, रैंडम ये होता है कि बगैर सोचे समझे उठाया, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट यानी कह सकते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर सैंपल और सैम्पलिंग दो अलग चीजें हैं या एक ही है? डिफरेंट चीज़ें हैं, ये याद रखना डिफरेंट है। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहा है, और सैम्पलिंग वो मेथड है जिसके जरिए आपने सैंपल को चूज किया है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। सैम्पलिंग जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैट में, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पे ना डाटा आपके पास जो पड़ा हुआ है इस पेज में, ये सेकेंडरी डाटा है या प्राइमरी डाटा है। इसको अगर हम पढ़ते हैं, द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फिगर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 100 सेलमैन 1 वीक किलोमीटर। ये जो डाटा है हमारे पास, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? कौन प्राइमरी है। बताएगा? हाँ जी, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी ये है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, आपने रिकॉर्ड रख लिया है, सेल्समैन का रिकॉर्ड है कि 100 सेल्समैन है और 1 वीक में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। प्राइमरी को हम रॉ डाटा भी कहते हैं। अब इससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अगर मैं एक फिगर को देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल फिगर है, और स्टैट डील भी न्यूमेरिकल फिगर्स को करता है, ठीक है। तो इसको किस तरह अरेंज करूँ कि मुझे बड़े जल्दी कुछ रिजल्ट मिल जाए, कि मैं कोई डिसीजन ले सकूँ। तो स्टैटिस्टिक्स का काम यही है कि इस डाटा को सेकेंडरी में कन्वर्ट करे, डाटा को सेकेंडरी में कन्वर्ट करेगा तो फिर इसके लिए ये फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, कि वो इससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। अब इसमें हमारे पास ने आगे इसको क्या, किस हैंड में इसको फर्दर इसका प्रोसेस क्या किया हुआ है, इसको अरे कर लिया है। अगर इसको अरेंज कर ले हम लोग डिसेंडिंग टू असेंडिंग, यानी द ऑब्वियस फर्स्ट स्टेप टू अरेंज द डाटा को, तो ये अरेंज हो गया भाई। इसमें हमें देख रहे हैं कि डाटा अरेंज है, ठीक है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग की तरफ जा रहा है डाटा। चलें, इससे भी कोई फ़ायदा हो गया। फ़ायदा ये हो गया कि हमें पता चल गया कि लीस्ट वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अभी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास फ्रूटफुल नहीं है या बेनिफिशियल नहीं है, तो हम इसको आगे देख रहे हैं कि आगे फर्दर क्या होगा। ये जो आगे अब आ रहा है, ये चीज़ स्टैटिकल टूल लगा दी हमने। अब ये स्टैटिकल टूल क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में भी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि रेपिटेशन, यानी Occurrence। एक चीज अक्रंस, वेरी गुड, अक्रंस के एक चीज कितनी दफा रिपीट हो रही है, ठीक है जी। यानी frequency distribution shows the various values of group of atom take and the frequency with which each value arises from within the group। यानी एक चीज कितनी दफा अक्कर कर रही है, ठीक है। यानी इसकी एग्जांपल किस तरह दें आपको? इस तरह कर सकते हैं कि आप जो है शॉपिंग करने जाते हैं, अगर एक महीने में 4 दफा जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी 4 होगी, शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है। या फ्रूट मार्केट हफ्ते में 5 दफा जाते हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 5 होगी। यानी एक वो चीज़ जो बार बार रेपिटेशन आ रही है, एक दफ़ा जाते हैं तो एक हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा जाते हैं, 2 दफ़ा तो 2 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। यानी इसी तरह ही है, जिस तरह कॉइन है, इसको आप टॉस करते हैं, हेड आता है और कॉइन आता है, हेड आता है सॉरी, या टेल आता है। अब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं कि 10 दफ़ा जब हमने फेंका तो हेड आया 4 टाइम्स और टेल आया 6 टाइम्स, तो ये क्या है? तो ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्या है? रेपिटेशन, अक्रंस के एक एलिमेंट कितनी दफ़ा अक्कर हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी का? यस सर सर। हो गया। यस सर। मैनी वैल्यूज इन द अबव लिस्ट अक्कर मोर देन वंस। कई वैल्यूज हैं जो एक से ज़्यादा दफ़ा अक्कर हो रही हैं। अब ये अक्कर करना क्या है? अक्कर करने का मतलब वो आ रही हैं वैल्यूज, ठीक है। अब हम इसमें ना एक ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अब ये अनग्रुप क्या डाटा है? जो डाटा हमारे पास मिला था ना 100 सेल्समैन की डिस्टेंस विद इन 1 वीक जिन्होंने ट्रैवल किया, वो अनग्रुप था, इसकी ग्रुपिंग नहीं हुई थी। इसको हम अनग्रुप डाटा को याद रखना, उसको हम प्राइमरी डाटा भी कहते हैं और रॉ डाटा भी कह सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर फ्रिक्वेंसी लगा दी, एफ स्मॉल एफ से शो करते हैं इसको।
अब हमारे पास 481 वन टाइम आया हुआ है, 482 जो है वो भी वन टाइम आया हुआ है। तो ये रेपिटेशन शो कर रहा है कितनी दफ़ा एक एलिमेंट रिपीट हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पे हर एलिमेंट एक एक दफ़ा आ रहा है या 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी ये फ्रिक्वेंसी आ गई। रेपिटेशन का मतलब है कि वो डिजिट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। अभी भी हम लोगों के पास कुछ इंफॉर्मेशन और अच्छी आ सकती है अगर हम लोग इसको क्या कर लें, इसको और अच्छा इसको ग्रैस्प करें और इसमें से अगर हम देखें कि हमारे पास और फर्दर क्या आ सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है फर्दर देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आएगी। और अगर इसको हम देखें, यहाँ तक किसी का सवाल है कोई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? सर ये सर ये लास्ट पॉइंट अभी एक मरतबा दोबारा बता दें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना एक मरतबा देखिए, दोबारा बताएं फ्रिक्वेंसी प्लीज। डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी का मतलब है रेपिटेशन, रिपीट होना। एक एलिमेंट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। कितनी दफ़ा एक एलिमेंट हमारे पास रिपीट हो रहा है। एक दफ़ा हो रहा है तो एक लिख दो, 2 दफ़ा आ रहा है 2 लिख दो, 3 दफ़ा हो रहा है 3 लिख दो, ठीक है। तो हमने इसके साथ ये एलिमेंट फ्रिक्वेंसी से स्मॉल एफ से इसको डिनोट कर दिया, यानी मैनी वैल्यू इन द बफ लिस्ट अक्कर मोर देन वंस, एक से ज़्यादा दफ़ा अक्कर कर रही है। द नेक्स्ट स्टेप माइट टू बी सिंप्लीफाई द अरे बाय राइटिंग द नंबर ऑफ टाइम ईच वैल्यू अपीयर्स, ठीक है। कितने टाइम एक वैल्यू रिपीट हो रही है इसको हम फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं और इसको स्मॉल एफ से हम डिनोट कर रहे हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ से हमने इसको डिनोट कर दिया। उससे फिर हमें एक फ़ायदा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई ना कि मोस्टली जो है वो 1 है और मैक्सिमम जो है वो 3 है, 541 वाला, ठीक है। 541 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, और ज़्यादातर जो है वो 1 है, ठीक है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलना शुरू होगी। पहले तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही थी, डाटा स्कैटर्ड था। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती जा रही है। अगर हम डाटा को अच्छी तरह प्रेजेंट करते जाएंगे ना तो हमारे पास जो डाटा जो है मोर इन्फॉर्मेटिव होता जाएगा, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। अब देखते हैं सर यहाँ ये पे पता हम कितना लोग चल रहा इसका है सर, ये अब दूसरा के अब 482 है ना, फ्रीक्वेंसी इसकी वन टाइम आ रही है। अब उसके हम्म, नीचे 486 है, अब उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम आ रही है। तो हमें मतलब किस तरह पता चलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है, ये इसकी समझ नहीं है। अच्छा, वो डाटा स्कैटर्ड हुआ है ना, वहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा होगा 482। अगर हम पेज पे दोबारा जाए ना अगर तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा होगा 482, ठीक है ना। आपने समझ आ गई, 482 2 टाइम्स आ रहा होगा आपके पास। जी ओके। फिर अगर आप किसी और को देखोगे 3 दफ़ा आया है तो वो जो है वो 3 टाइम्स आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने ये बनाया टेबल सा, वो कितना स्कैटर्ड डाटा था, स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ डाटा था। तो ये टेबल बना लिया, फ्रिक्वेंसी बना ली। फ्रिक्वेंसी क्या है, रेपिटेशन, कि ये वैल्यू इसके दरमियान कितना है जी, 480 सबसे लीस्ट वैल्यू थी। 480 जो थी हमारे पास वो सबसे छोटी वैल्यू थी, ठीक है। और हमने 480 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 580 से ऊपर आ रही है। अंडर का मतलब होता है कम है और अबव का मतलब होता है मोर, ठीक है। अंडर को आप लेस भी कह सकते हो, अंडर को आप लेस कह सकते हो और अबव को आप मोर कह सकते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्टेंस इन किलोमीटर एक हेडिंग बना ली, एक हेडिंग बना ली फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। अब देखें कितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली है यहाँ पे। ये वाली जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे पहले आप, इसने टैली का कंसेप्ट दे दिया हुआ है। तो पहले अगर हम टैली के कंसेप्ट को देख लें कि ये किस तरह बनी है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है,
ये जो टैली का कंसेप्ट उसने बनाया ना इधर, तो टैली का कंसेप्ट किसी ने पहले पढ़ा भी होगा कि आपने इसको काउंट करना है कि 480 से 500 तक की जो वैल्यूज हैं, इसका मतलब ये है यस सर। 4 स्मॉली है तो वो काट देते होते हैं 5 करके ना, 4 लिख देते हैं, उसको काट देते हैं, टॉप टू बॉटम काट दें, सेंटर से काट दें, एक ही बात है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें उसने 480 टू 100 500 लिया। अभी मैंने क्लास इंटरवल का कंसेप्ट नहीं दिया आपको। 480 सबसे छोटी वैल्यू थी और उसने 500 का लिया, तो यहाँ पे उसने तकरीबन 20 का क्लास इंटरवल लिया हुआ, जो डिफरेंस है दोनों वैल्यूज का। 500 शामिल कंप्लीट नहीं है। अब जो वैल्यूज इसके दरमियान होंगी ना 480 और 500 के दरमियान, वो 13 वैल्यूज है। तो ये कितनी बन रही है, अगर आपको नजर आ रहा है कि 5 एक जो ब्लॉक बन रहा है ना यहाँ पे, वो 5 का है, जो क्लब्ड हुई है, इकट्ठी हुई है 5 का, तो ये आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 22। टैली का मतलब क्या है, टैली कर रहे हो आप कि कौन सी वैल्यू उस रेंज के अंदर आ रही हैं आपके पास, यानी 480 और 499 तक की जो वैल्यूज होंगी वो इसमें काउंट होंगी। अब 480 और 499 के दरमियान 20 का इंटरवल है। पहले तो क्लास इंटरवल समझो क्या है, कि क्लास इंटरवल होता क्या है। क्लास इंटरवल होता है जिस तरह 0 और 4 है, इसके दरमियान कितने का वक्फा है, अगर 0 और 4 दोनों शामिल कर लेते हैं हम, तो क्लास इंटरवल कितने का होगा। 5 का फर्क आ जाएगा। वेरी गुड। 0 1 2 3 4, 0 भी काउंट होगा 4 भी काउंट होगा, तो काउंटिंग कर लें आप 0 1 2 3 4, तो ये 5 का इंटरवल है। अगर मैं कह देता हूँ एक्सक्लूड कर देता हूँ 4 को, तो फिर क्लास इंटरवल कितने का होगा, 4 का होगा। एक्सक्लूड का मतलब निकाल देना है, इंक्लूड का मतलब शामिल कर देना। तो क्लास इंटरवल डिफरेंस होता है दो वैल्यूज के दरमियान। ठीक है जी, सर क्लियर हो टैली रही समझ बात। नहीं आ रहा, नहीं समझ आ पहले रहा। समझा देते हैं, कोई मसला नहीं है टैली में। पहले क्लास इंटरवल देख लो आप, क्लास इंटरवल क्या है। इसको हम जमाती वक्फा कहते हैं, अगर आपने 10th में पढ़ा हो मैथ, स्टैट का चैप्टर भी है 10th की बुक में ना, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन के नाम से। क्लास इंटरवल तो वो होता है जमाती वक्फा, जिस तरह 0 और 4 के दरमियान अभी स्टूडेंट ने बताया जी 5 का है, बिल्कुल ठीक है, 4 को शामिल करके 5 का है। अगर 4 को निकाल दें फिर क्लास इंटरवल 4 का है। क्लास इंटरवल क्लियर हो गया जी, क्लास यस इंटरवल में सर। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नो अब आ सर। जाती है बात, किसको नहीं हुआ क्लास इंटरवल नहीं समझ आई, मैं दोबारा बता देता हूँ। नो सर हो गया। क्लास, ठीक है। अच्छा जी, टैली कैसे नहीं समझ आ रही है, टैली क्या है यार। सबसे पहले आपने देखना है 480 और 500 के दरमियान कितनी वैल्यूज है। 500 शामिल नहीं है, क्यों, अंडर लिख दिया। अंडर का मतलब 500 से कम, तो 500 से कम कौन सी वैल्यू होगी, 499। हाँ जी 499, तो 499 और 480 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 13। ठीक है, तो टैली का मतलब ये होता है कि आपने 13 वैल्यूज को कैसे लिखना है, 5 लिख दोगे, 4 वैल्यूज लिखोगे, फिर काट दोगे सेंटर से, फिर 4 वैल्यूज लिखोगे, काट दोगे सेंटर से, फिर 3 वैल्यू लिखोगे, 13 बन गया। सर मेरा एक क्लियर है क्वेश्चन आया था। जी जी। सर ये टैली जैसे आप कर रहे हैं, फिफ्थ लाइन जोन से मिडिल से कट कर रहे हैं। सर मैंने पढ़ा हम्म, था तो मुझे सर ने बताया था कि मिडिल से कट करने से गलत हो जाएगा, राइट साइड से ऊपर से नीचे तक कोने में करना है। ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। तो सर ये गलत तो नहीं होगा कोई कि मिडिल से हम कट कर रहे हैं? कोई कट गलत नहीं होगा यार, वो बस एक किस्म की नोटेशन है, सिंबल है, जस्टर है कि जी 5 है वो, बस। कोई ऊपर से नीचे काट देता है वो भी ठीक है, जो सेंटर से काट देता है वो भी सही है। ठीक है, ठीक सर। फिर ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी। अब टैली किसी को नहीं आया तो बताया जी मुझे, ये देखें लास्ट में 6 आ रहा है। 6 क्या शो कर रहा है कि 6 वैल्यूज हैं, 5 को काट दिया, 4 को काट दिया तो 5 बन गया और एक 6 हो गया। हाँ जी, टैली क्लियर हो गया। आप लोगों ने रिस्पॉन्स देना है तो मैंने आगे चलना है। यस सर हो गया। इब्राहिम शाह को समझ नहीं आ रही, क्या जी चीज समझ नहीं आ रही, रिपीट कर दूं टैली को। सम, हाँ जी, रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं समझ आ रही। टैली का ये है कि आपने वैल्यूज देखनी है कितनी लायक आ रही है कितने वैल्यू के अंदर। अब 15 लायक आ रही है तो 5 5 के 3 बनेंगे, पहले 4 बना के वो सेंटर से काटोगे ना, वो भी एक काउंट करोगे आप। सेंटर से जब आप काट देते हो एक को, तो वो भी काउंट हो गए, तो वो 5 पूरा हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप देखो तस्वीर में तो 4 वर्टिकल बार्स हैं, ये वर्टिकल बार ही है ना, 4 सेंटर से काट दोगे तो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टैली मार्क हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? यस सर। अब आ रही है आपके पास क्लास बाउंड्रीज। क्या चीज़ है यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे सारे क्वेश्चन में यूज होनी है, यही एक डेफिनेशन क्वेश्चन आगे है स्टार्ट। जी जी। सर। सर जिस तरह 480 से लेकर 500 तक 20 न्यूमेरिक वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे 13 क्यों गिवन है सर, ये समझ नहीं आई थोड़ी। अच्छा यार, ये वो देखो ना टेबल के अंदर ही। अच्छा, अच्छा सवाल है आपका, ठीक है जी। 480 और 500 के दरमियान 13 वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यू है? 13 कहाँ से आया? वो डाटा नहीं उठाया था हमने, वो 100 वैल्यूज का सेलमैन, सॉरी 100 सेलमैन ने जो एक वीक में डिस्टेंस कवर किया था, वो वाला डाटा है ना, उसी डाटा के अंदर रखना है, रहना है आपने। ठीक है, समझ आ रही बात की? जी जी सर, ओके ओके। हाँ, सर उन वैल्यू। जी जी। सर मतलब ये क्या मतलब 480 से और 500 के दरमियान में जितनी वैल्यूज आएंगी उन्हें इनमें से ये मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है इस सब में से देखकर वो कलेक्ट करके लिख देनी है। हाँ वेरी गुड। आपने वो इसी जो डाटा दिया हुआ है प्राइमरी, उसमें से गिन जी। कर आपने जो लिख देनी है बस, टिक तो लगाते और जाओ ये एक ही। और जो हम्म। मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू वो उठानी है मतलब आप खुद से भी लिख सकते हैं। हाँ जी, इंटरवल अभी आप खुद से भी बना सकते हो आप, वो फिर थोड़ा टेबल बड़ा बन जाएगा। अच्छा सवाल है आपका, 10-10 का इंटरवल रख लो, 480 से 490, फिर आगे 490 से आगे चला लो, लेकिन वो थोड़ा टेबल बड़ा बन जाएगा। हम लोग ने यहाँ पे बनाया हुआ है, कितनी क्लासेज है यहाँ पे? 6 है। हाँ जी, 6 क्लासेज है, अगर 10 का लेंगे तो 12 क्लासेज बन जाएंगी, टेबल बड़ा बन जाएगा। तो अपने 6 या 7 क्लासेज रखते हैं ताकि हमारा टेबल जो है वो छोटा हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और कम जगह घेरे, है ना, इस वजह से ये रखा हुआ है। अब एक बच्चा कहता था कि 5 का इंटरवल रख लो, 5 का रखेंगे हम तो फिर हमारा टेबल बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मोस्टली हम कहते हैं 6 to 7 रोज आए। रो समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, सीधी लाइन लगाओगे ना आप उसको रो कहेंगे। ये पूरी रो है ना, एक 480 से लेके अगर 13 तक एक लाइन लगा देते हैं हम, तो उसको रो बोलते हैं। क्लियर हो रही बात? यस सर। यस सर। अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको क्लास बाउंड्री, जिसको सी डॉट बी से भी डिनोट करते हैं। क्लास बाउंड्री क्या होती है? ईच क्लास हैज एन अपर एंड लोअर लिमिट। अब देखो जो 500 है ना वो अपर लिमिट है और 480 लोअर लिमिट है। इसी तरह 520 अपर लिमिट है और 500 लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट को कह सकते हैं, आपके राइट हैंड में जो वैल्यूज लिखी हुई है डिस्टेंस इन किलोमीटर में, ये अपर वैल्यूज हैं, और जो लेफ्ट हैंड पे वैल्यूज लिखी हुई हैं वो सारी लोअर लिमिट्स हैं। ठीक है, ईच क्लास हैज एन अपर एंड लोअर लिमिट। क्लास वो होगी जो आपके लेफ्ट साइड पे जो टेबल नहीं बना हुआ डिस्टेंस इन किलोमीटर वाला, वो वाली आपकी क्लास होंगी। दीज लिमिट्स आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। ये क्लास लिमिट्स हैं आपके पास। डाटा मस्ट बी डिवाइड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस में विद नो गैप बिटवीन देम, के दरमियान गैप नहीं है। ठीक है। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? क्लास बाउंड्री वो चीज होती है जिसकी कोई ना कोई अपर लिमिट हो और कोई ना कोई लोअर लिमिट हो। ठीक है, अपर लिमिट किधर होगी आपकी? आपकी राइट हैंड साइड पे अपर लिमिट है, जिसका 500 अपर लिमिट है, 520, 540, 560, 580, 600, ये सारी अपर लिमिट्स हैं। और 480, 500, 520, 540, 560, 580, ये क्या आपकी, ये लोअर लिमिट्स हैं। ठीक है जी। तो राइट साइड पे अपर लिमिट्स आ गई और लेफ्ट साइड पे लोअर लिमिट्स आ गई, और ये लिमिट्स क्या कहलाएंगी? ये क्लास लिमिट्स कहलाएंगी। ठीक है जी। तो continuous data is already arranged into classes without any gap. The upper limit of the class is the lower limit of the next, so there are no gaps as can be seen above. तो देखो पहले आपकी 500 अपर लिमिट थी, वो अगले स्टेप में लोअर लिमिट बन जाती है। फिर 520 आपकी अपर लिमिट थी, नेक्स्ट स्टेप में वो लोअर लिमिट बन जाती है। फिर 540 अपर लिमिट थी, नेक्स्ट स्टेप में वो लोअर लिमिट, जो अपर है वो लोअर बनती जा रही है। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज ये होती हैं जिसकी कोई ना कोई अपर लिमिट हो और कोई ना कोई लोअर लिमिट हो। ठीक है जी, क्लास बाउंड्रीज की समझ आई है? जी सर, आ गई। अपर और लोअर के यस कंसेप्ट क्लियर सर। हुआ है? उसके बाद आता है डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या चीज़ है?
न्यूमेरिकल फिगर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज में जो डाटा होगा। हाँ जी, हाँ जी। डिस्क्रीट डाटा जो है आपके पास क्या डाटा होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था इसका। डिस्क्रीट डाटा इज कन्वर्टेड टू कंटिन्यूस डाटा में बाय आइडेंटिफाइंग क्लास बाउंड्रीज। डिस्क्रीट डाटा को हम लोग क्लास बाउंड्रीज भी इसकी बना सकते हैं। और डिस्क्रीट डाटा जो है एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डाटा हैज गैप बिटवीन द क्लासेस। इट मस्ट बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूस व्हेन यूज्ड इन फर्दर एनालिसिस। यानी डिस्क्रीट डाटा वही होता है जिसमें हमारे पास नंबर्स में इंफॉर्मेशन होती है, पॉइंट्स में नहीं होती इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन इसमें हम जब क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है कंटिन्यूस वेरिएबल में भी। इसके बाद क्लास बाउंड्रीज की डेफिनेशन बताई हुई, द मिड पॉइंट ऑफ अपर। अब आपने एक चीज सीखनी ये है, क्लास बाउंड्रीज बनाते कैसे हैं। ठीक है जी, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे हम। क्लास बाउंड्रीज बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाई जाती हैं। असल में द मिड पॉइंट ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास का एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सब्सिक्वेंट क्लास का, हमने इसका मिड पॉइंट लेना है। द मिड पॉइंट हम लेते हैं अपर क्लास लिमिट का ऑफ वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सब्सिक्वेंट क्लास। इस चीज़ को समझें आप। देखें जी, अब आप अगर हमारे पास जो है ऊपर वाली क्लास देखें, ऊपर वाली क्लास कौन सी है। अगर हम लेफ्ट रो, फर्स्ट रो में लेफ्ट पोर्शन को देखें, 480 टू 500 है और 500 टू अंडर 520 है। तो क्लास इंटरवल क्या होगी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल ये होगी कि हम लोग फर्स्ट 500 को प्लस कर दें 500 में और 2 पे डिवाइड कर दें। 2 पे डिवाइड इसलिए करते हैं कि मिड किसी चीज़ का निकालना हो तो 2 पे डिवाइड करते हैं हम। किसी चीज़ का भी मिड पॉइंट निकालना हो तो हम उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो फिर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, 480 टू अंडर 500, 500 टू अंडर 520। तो हम लोग ये करेंगे, इसमें 500 को 500 में ऐड कर देंगे। पहली रो का जो अपर लिमिट है और दूसरी रो की जो लोअर लिमिट है, उन दोनों को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आता है हमारे पास आंसर, 500 ही आ जाएगा ना। 500 प्लस 500, 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो क्लास बाउंड्रीज क्या बन जाएगी, 500। ईच क्लास हैज एन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री। हर क्लास की अपर और लोअर क्लास बाउंड्री होती है और वन क्लास एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द सब्सिक्वेंट क्लास आर द सेम। तो ये आपको पता है कि जो पहले क्लास बाउंड्री है, जो पहले अपर थी वो लोअर बन जाती है, जो अपर थी वो लोअर बन जाती है। 560 अपर था तो लोअर बन गया। तो क्लास बाउंड्रीज को बनाने की समझ आई है, या करके दिखाऊं आपको मैं, अगर समझ नहीं आएगी क्लास बाउंड्रीज की तो आप ये सर जरूरी करके करके दिखा दें दिखा एक दें। दो। जी जी एक दफा जी आपको सर, करके दिखा दें। सर, क्लास ये बाउंड्रीज जरूरी कैसे। तो नहीं है कि अपना हमेशा जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट बने। ये जरूरी है, ये जरूरी है क्लास बाउंड्रीज के लिए। क्लास बाउंड्रीज के लिए ये जरूरी है कि जो अपर होगी, देखें ना यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है, तो क्लास बाउंड्रीज के लिए ये चीज़ जरूरी होगी कि अपर जो है वो लोअर बनेगी आपकी। ये देखें आपके पास नेक्स्ट पेज पर आया हूँ मैं, तो इसको क्लास बाउंड्रीज को हमने कैसे बनाया है। अब देखें जी क्या करना है आपने, यहाँ पे उसने दिया है अज्यूम डेट। ये सबसे पहले देखें, ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा कैसे है, अगर आप इसको ना स्किप कर दें, अपने लेफ्ट राइट वाले कॉलम को स्किप करें, तो ग्रुप डाटा वो भी होगा जो फ्रिक्वेंसी लिखी होगी इसके साथ, यानी नंबर ऑफ विजिट। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सेल विजिट पर एनम मेड बाय मेंबर ऑफ सेल फोर्स। ये नंबर ऑफ विजिट्स हैं और वो फ्रिक्वेंसी है। अब इसको CB से डिनोट करते हैं क्लास बाउंड्रीज को। कैसे बनाना है जी क्लास बाउंड्रीज को, बहुत आसान है। क्लास बाउंड्रीज बनाना आपने क्या करना है जी, 51 में ऐड कर देना 50 को, या 50 में 51 ऐड कर देना, एक ही बात है। क्या करना है सर, पहला स्टेप ये होगा आपके पास कि आपने 50 को ऐड करना है 51 में, और 50 को ऐड कर देना 51 में और उसको 2 पे डिवाइड कर देना। तो आंसर क्या आता है जी, 50.5 आता है। वो आपने राइट साइड पे लिख लेना। ठीक है, समझ आ रही बात की। वो आपने
साइड साइड पे लिख लेना। तो क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेगी, 50 को ऐड करना है 51 में, हमेशा याद रखना है, एक ही स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो करना है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है आपने, ये डाटा आपको दिया हुआ है जी, सेकेंडरी डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्यों कहते हैं, इसमें फ्रिक्वेंसी बनी होगी, वहाँ पे ग्रुप डाटा होगा, लिख लें, नोट कर लें, जिस डाटा में फ्रिक्वेंसी आ जाए वो ग्रुप डाटा होता है, और जिसमें फ्रिक्वेंसी ना हो, रॉ डाटा हो, वो अनग्रुप डाटा होता है। ठीक है जी, ये तो समझ आ गई ना। ग्रुप डाटा वो होगा जिसमें फ्रिक्वेंसी होगी, जिसमें रेपिटेशन होगी, जिसमें ग्रुपिंग हो सकती है, वो आपका ग्रुप डाटा होगा। और जो डाटा आपका स्कैटर्ड होगा, जिस तरह वो पेज पे स्कैटर्ड डाटा था, 100 सेल्समैन की जो थी, किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो आपके पास अनग्रुप डाटा है, जो बिखरा हुआ डाटा, स्कैटर्ड डाटा। अच्छा जी, क्लास बाउंड्री की तरफ चलते हैं। क्लास बाउंड्री किस तरह बनानी है, आपके पास टेबल दिया होगा, आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को अपर हिस्सा पकड़ना है उसका, फर्स्ट रो का 41 to 50, अपर वैल्यू कौन सी है 50, और सेकंड रो की लोअर वैल्यू पकड़नी है 51, दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 50.5 आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों को ऐड करना है, हमेशा यही करना है आपने कि आपने फर्स्ट रो की अपर वैल्यू, फर्स्ट रो की अपर वैल्यू कौन सी है 50, और सेकंड रो की लोअर वैल्यू 51, दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। तो जो आंसर आएगा वो अपर क्लास बाउंड्री का आ जाएगा 50.5, अपर साइड पे लिख लेना। आगे 2 की जगह आप डैश भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ठीक है, 50.5 लिख दिया आपने, क्लास इंटरवल कितने का चल रहा है, 10-10 का, 41 और 51 का इंटरवल कितने का, 10 का, 50 और 60 के दरमियान इंटरवल कितने का, 10 का। तो 50.5 में 10-10 ऐड करते जाना है, और 50.5 में 10 माइनस कर देना है, 40.5 आगे 10-10 ऐड करते जाना है, तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। जो आपकी अपर है, ठीक है, वही आपकी लोअर बनेगी। ठीक है, सर ये फ्रीक्वेंसी कैसे आई यहाँ पर? ये 6 फ्रिक्वेंसी आप, ये क्वेश्चन है वैसे ही ना, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ फ्रिक्वेंसी कैसे आई है। एक सवाल उन्होंने बुक में दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 41 से लेके 50 जो विजिटर्स हैं, वो 6 लोग हैं जिन्होंने ये विजिट किया है। किसका विजिट किया है, किसी शॉप का विजिट किया, किसी ग्रोसरी स्टोर का या मॉल का विजिट किया। समझ आ गई बात की, दोबारा जी बता सर, देता हूँ। जी जी। एक मॉल है बहुत बड़ा, हाँ, 41 से लेके 51 विजिटर्स ने वहाँ पे विजिट किया है, तो 6 है, 6 लोग हैं, तो 6 का ग्रुप बन गया उसका। फिर 51 से लेके 60 जो लोग थे जिन्होंने विजिट किया है, वो 8 लोग आ रहे हैं उसके अंदर। फिर इस तरह ये चल रहा है, साइकिल चल रहा है कि 10 है, 12 है, 9 है, 5। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आए हैं, ये बना बनाया टेबल होगा, वो कहेंगे क्लास बाउंड्रीज बना दो उसकी। असल हमारा मकसद ये है कि हमने सीखना क्या है कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, कब बनाएंगे आप, एक तो क्लास बाउंड्री तब बनाएंगे जब आपकी अपर लोअर सेम नहीं होगी। यहाँ पे देखो ना, अपर लोअर सेम नहीं हो रही। फर्स्ट रो में अपर क्लास कितनी है 50 की, और सेकंड रो में अपर क्लास लोअर क्लास कितनी है 51। क्लास बाउंड्री बनाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी अपर लोअर सेम हो जाए। देखो अपर लोअर सेम होगी, जिस तरह घरों के दरमियान गैप नहीं होता, एक दीवार आपकी होती है, फिर एक आपके नेबर्स की दीवार होती है, उनके दरमियान गैप नहीं होता। क्लास बाउंड्रीज भी ऐसी ही होती है कि जहाँ से शुरू हो रही है ख़त्म हो रही है, वहीं से दोबारा शुरू हो रही है। ठीक है, उनके दरमियान गैप जो है ख़त्म करना है। अब देखो गैप आ रहा था ना, अगर हम ओरिजिनल डाटा देखें 41 से 50 और फिर 50 से 51, तो गैप आ रहा है। ठीक है, फिर 60 61, ये गैप नहीं आना चाहिए। क्लास बाउंड्री का मकसद ये होता है कि गैप को ख़त्म करना है। तो गैप कैसे ख़त्म होता है कि हम उसकी क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, 51 को ऐड करते हैं 50 में, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि जो पहली रो की अपर वैल्यू है, वो सेकंड रो की लोअर वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। उस आंसर को हम लोग फर्स्ट रो के अपर लिमिट में लिख लेते हैं, 50.5 लिख दिया। अब क्लास इंटरवल कितने का चल रहा है, 10-10 का चल रहा है, 50 और 60 के दरमियान भी 10 का है, 41 51 के दरमियान भी 10 का है, तो 10-10 उसमें ऐड करते जाते हैं। ठीक है, 50 में 10 ऐड किया, फिर 60 में 10 किया, या टू सो ऑन, और लोअर वाले में 10-10 माइनस करते जाते हैं, और अपर लोअर सेम हो जाता है, उसका मतलब हमारी क्लास बाउंड्रीज बन गई। और क्लास बाउंड्रीज बनाने का मकसद ही यही होता है कि हमने अपर और लोअर को सेम करना होता है। किसी को समझ नहीं आई तो बताए मुझे।
सर ये यहाँ तक तो समझ आ गई कि मतलब ये इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो आंसर आएगा वो अपर वैल्यू का राइट क्या साइड पे आएगा, लिख देंगे। राइट साइड पे लिख देंगे। और वो जो सेकंड मतलब जो लेफ्ट साइड पे जो आएगा वो कैसे आएगा, वो बताना हाँ थोड़ा वो, सा बस। अच्छा जी, आपने 50.5 लिख लिया। अब आपने उसके नीचे 10 ऐड करते जाना है अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट में वो 10 माइनस करते जाना है। 50.5 में 10 माइनस करोगे तो 40.5 आ जाएगा। तो ठीक है, 50.5 के अंदर 10 को ऐड करेंगे तो आगे 40.5, हाँ ठीक है। सही है, सही है, ठीक है, 40.5, ओके। आगे 10 ऐड करते जाओ, 10 ऐड ठीक है करते जाना है। सर। सर ये ठीक है 10 ऐड क्यों क्लास, करना है, 10 ऐड क्यों हाँ करना जी, है? ये कौन बताएगा क्लास में मुझे कि 10 ऐड क्यों करना है? 10 ये कहाँ से सर आएगा? इनके दरमियान जो है ना वो 10 का ही डिस्टेंस है, जैसे 41 से वेरी गुड 50 है। तक। हाँ जी बिल्कुल इसी ठीक कह रहे हो, आपकी क्लास अगर किसी और इंटरवल में 10 का था। जी चेंज होगा तो हम उसको उसी से प्लस करेंगे। तो जैसे इन दोनों के ठीक है, दरमियान अगर 5 का डिफरेंस आ रहा होगा तो फिर वो हाँ 5 ऐड करेंगे। 5 से करेंगे, ठीक बिल्कुल है, हाँ। ठीक है। तो ओके आपने सर। क्लास इंटरवल देख लेना है कि जो क्लास इंटरवल होगा वो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम ऐड कर रहे हैं अपने राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज आ रही हैं अपर लिमिट में। किसी को क्लास बाउंड्रीज की समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जी क्लास जी सर, बाउंड्री के अंदर, एक बार ठीक है रिपीट क्लास, कर। हाँ, सबसे पहली बात आपको ये पता हो क्लास बाउंड्रीज बनानी कब है। क्लास बाउंड्रीज तब बनानी है जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यूज लिखी हुई है नंबर ऑफ विजिट, उसमें अपर लोअर सेम नहीं होगी तब बनाएंगे। 50 आ गया, फिर 51 आ गया, फिर 60 आ गया, फिर 61 आ गया, 70 आ गया, 71। इसका मतलब है कि हमारे में गैप आ रहा है, ये गैप को ख़त्म करना है हमने। ठीक है, तो अब हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। अगर 50 के आगे दोबारा 50 आ जाता है, 60 के आगे दोबारा 60 आ जाता है, 70 आगे 70 आ जाता है, फिर हम ना बनाते क्लास बाउंड्री, क्योंकि हमारा क्लास बाउंड्री का मकसद ये होता है गैप को ख़त्म करना। अब ये गैप आ गया है तो हम क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है। पहली रो में जो अपर वैल्यू वो 50 है, और दूसरी रो में जो सेकंड रो में लोअर वैल्यू 51 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 51 को ऐड करेंगे 50 में और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जो आंसर आएगा 50.5 वो अपर क्लास बाउंड्री के राइट साइड पे लिख देंगे 50.5। सर आ सर गया? सर ये देखें, ये जो लिखा जी हुआ है जी 51 को 41 टू 50, इसको ऐड करेंगे जी 51, 50 को जी, करेंगे 51 में या 41 को 51 में? आपने 50.5 लिख दिया ना राइट साइड पे, ठीक है जी, जी लिख जी। दिया। अब 10 का इंटरवल आ रहा है, हर वैल्यू में 10 ऐड कर दें 50.5 में, तो ये सारी अपर बन जाएंगी। 60.5, 70, 80, 90, 100, 10 ऐड करके सब में। अब लोअर में 10 माइनस कर दें, 50.5 में 10 माइनस कर दें, 40.5 आ जाएगी। अब 40.5 में 10 ऐड करते जाएं, 10 ऐड करते जाएं, यानी 10 ऐड आपने करना है। फिर अब 10 माइनस कब करना है? पहली वाली वैल्यू से। 50.5 को 10 में से माइनस करेंगे तो वो लोअर आ जाएगी। अगली वाली वैल्यू में 40.5 में 10 ऐड करेंगे तो 50.5, 10 ऐड करते जाएंगे। तो ठीक है ये सर, आपकी अच्छे क्लास, अच्छे से आ गया समझ में, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब ये भी है कि इस पे चेक भी हो जाएगा कि लोअर आपकी अपर बन रही है, अपर लोअर बन रही है। देखो पहले अपर थी 50.5, अब वो लोअर बन गई। पहले 60.5 अपर थी, वो लोअर बन गई, गैप खत्म हो गया। तो गैप खत्म करना इसका काम होता है क्लास बाउंड्रीज का। तो क्लास बाउंड्रीज बनानी आपको मेरा ख्याल आ गई होंगी काफ़ी हद तक। एक तो क्लास इंटरवल का पता चल जाए, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो इसके साथ ही यहाँ पे आ जाता है, उसने नीचे बताया हुआ है इसमें कि ठीक है, एक इसने चीज बताई हुई है सेकंड पे। सिमिलरली द अपर क्लास बाउंड्री, ये एमसीक्यूज में ना पूछ ले तो मैंने इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। बस एक दो पॉइंट ही रह गए हैं बस डिस्कस करने वाले। सिमिलरली द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास इज आइडेंटिफाई बाय एडिंग द सेम अमाउंट एज इज डिडक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट 0.5। तो ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि हम 0.5 ऐड करते हैं, 0.5 ऐड करते हैं राइट कॉलम में, और 0.5 माइनस करते हैं, तब भी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। ठीक है, एक तो मैंने मेथड वो बताया था ना आपको कि 50 को 51 में ऐड कर लो, 2 पे डिवाइड कर लो। एक मेथड से क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी आपकी कि अगर हम अपनी वैल्यूज में 0.5 माइनस करते जाएं। ठीक है, लेफ्ट कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.5 माइनस कर रहे हैं, और राइट कॉलम में ऐड कर रहे हैं, तो तब भी क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। समझ आ रही है? इस तरह क्लास बाउंड्रीज जो है
above are not part of the data set. In other words में they do not form for the collect data but are rather a tool needed to allow the certain further analysis. उसके बाद आ जाता है आपके पास मिड पॉइंट, तो आपको पता है ना मिड पॉइंट ये होता है कि दो वैल्यूज को जमा करो, उसको दो पे डिवाइड करो, तो वो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, आप इसमें डिस्कस ना करें, कोई सवाल है तो पूछें ताकि बाकी भी ना डिस्टर्ब ना हो। एक है जी क्लास, जी जी पूछें उसको 10 को ऐड कर रहे थे और 10 को ही माइनस कर रहे थे। जैसे 50.5 हमारा आंसर आ रहा था, उसके अंदर हम माइनस कर रहे थे 10 को, तो वो हमारा 40.5 आ रहा था। और अगर इसी तरह अगर हम -5 को करें प्लस और माइनस, तो जब भी यही आंसर आएगा, मतलब इसी तरह क्लास बाउंड्रीज नहीं -5 कहाँ से आ गया? 10 का तो लॉजिक हमारे पास ये है कि क्लास इंटरवल 10 का है, 5 तो कोई क्लास इंटरवल 5 का होगा तब हम फिर 5 प्लस करेंगे 5 माइनस करेंगे। ठीक है ना? सही है, वो तो ठीक है। नहीं, ये 0.5 जो अभी आपने नीचे एक पॉइंट, अच्छा 0.5, हाँ 0.5 भी एक है कि अगर अगर आपके ये जो कॉलम लिखा हुआ है नंबर ऑफ विजिट्स 41 to 50, तो इसका मतलब है जो राइट कॉलम है ना आपके राइट हैंड पे, उसमें 0.5 ऐड कर दे और उसके बाद जो लेफ्ट कॉलम है उसमें 0.5 माइनस कर दे। ठीक है, तो फिर भी आपकी क्लास बाउंड्री बन जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप ना दोनों कर लेना, क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो ना आप, पहले वाला मेथड लगा के भी देख लेना, आंसर वही आ रहा है। क्रॉस चेकिंग यही होती है कि आप इसको चेक कर सकते हो कि ये वही आंसर आ रहा है जो पहले टूल से आ रहा है, दूसरे टूल से भी वही आंसर आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा बेहतरी होगी। आप एक्सक्यूज मी सर। जी जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ विजिट 41 to 50 थे, इसमें आपने 41 में से 0.5 माइनस कर दें, 50 में 0.5 ऐड कर दें, तब भी ये क्लास बाउंड्री इसी तरह ही बन जाएंगी। Is it like that? यस, थैंक यू। इसी तरह सर क्लास डिस्क है। जी जी सर, ये आपने ये जो राइट साइड पे बताई है, ये जो हमारी लोअर वैल्यू है, तो मतलब इसमें 10 प्लस ऐड करते जाएंगे, ये तो आंसर आ रहा है, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड वाला 50.5 में, इसमें 10, इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे या ऐड करेंगे? ये जरा लेफ्ट साइड वाला बता दें एक दफा। लेफ्ट साइड वाले में पहले में माइनस करना है लोअर के लिए, बाकी सब में ऐड करना है। 40.5 में 10 ऐड करते जाएं। ठीक है ना, 40.5 में 10 ऐड करते जाओगे ना तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्रीज बनती रहेंगी। ठीक है, इसी तरह वो तो सर बन 50.5 गई है, लेकिन राइट साइड के नीचे में वो ऐड करता जा रहा हूँ, वो तो आंसर आ रहे हैं, मैंने करके देखा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड वाला जरा नहीं हो रहा, ये जरा बता दो। चलो लेफ्ट वाला देख लेते हैं यार। पहले जी आपने सर। निकाला है 50.5 में, जरा पीछे से आवाज कम आए तो क्लियर हो जाएगी आवाज आप लोगों को। 50.5 में आपने 10 माइनस करना है। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा 40.5 आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा। ये जरा पीछे से आवाज कम होगी। पीछे से आवाज जरा कम कर दें तो मैं समझा दूं जरा एक पॉइंट आपको। ये 50.5 जो है ना, इसमें अगर हम 10 माइनस करते हैं ना तो हमारे पास 40.5 आ जाता है। ठीक है जी, अब जो 40.5 आ गया ना हमारे तरफ, आगे हमने 10 ऐड ही करने हैं, नीचे सारा ऐड करना है 10। ऊपर जब हम लोअर निकालेंगे ना एक दफा माइनस करना है हमने। 50.5 में 10 माइनस करेंगे तो 40.5 आ जाएगा। 40.5 में आगे 10 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास सारी कंप्लीट लोअर क्लास लिमिट बन जाएगी। क्लियर है जी? हो गया सर क्लियर? मैं वो राइट साइड क्लियर हो गई है, लेकिन मैं लेफ्ट का पूछ रहा हूँ। अब ये 50.5 है और ये मैं लेफ्ट का ही बता रहा हूँ आपको, लेफ्ट का ही बता रहा हूँ कि 40.5 निकाल लिया था आपने, 40.5 निकला था आप। सॉरी मतलब लोअर वैल्यू का ना ये आंसर निकला है, लेकिन ये जो मतलब राइट साइड है ना अपर वैल्यू, मतलब ये जो 50 वाली, इसका बता दें जरा। इसमें भी 10 ऐड ही करना है, वो पहली क्लास बन जाएगी ना जब, तो फिर आप दोनों में ऐड करते जाओ बस। और ये याद रखना कि जो अपर है वही लोअर बनेगी आगे नेक्स्ट क्लास में। आज अपर है कल लोअर बन रही है, अपर लोअर बन रही है, ये चेक भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बाउंड्री बना कोई सवाल किसी का?
किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए जी। इंशाल्लाह फिर जी कोई सवाल है किसी का? अच्छा फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।